जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी 2025 के पेपर की जो भी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न होने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो आज आपका क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। इससे पहले की जो आपकी है वो 7 क्लास रेगुलर हो चुकी हैं, तो आप सभी एक बार जाके उन क्लासों को चेक कर लीजिएगा। उसके लिए आपको प्ले लिस्ट पर विजिट करना होगा। तो बिल्कुल दोस्त, और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पूरा क्लास को वॉच करेंगे और सभी प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। और एक बार बस जय हिंद और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अपने क्लास की तरफ। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं आपने जय हिंद टाइप कर दिया होगा और चलते हैं इसके साथ अपने क्लास की तरफ। देखिए, ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। तो पहले तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिना समय को बर्बाद किए चलते हैं अपने क्लास में। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सेना ने कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। तो पहले तो यहाँ पे मैं एक बार पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा पेन का जो साइज़ है वो यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। तो बिल्कुल अब ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारतीय सेना ने कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधा स्थापित की है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। देखो दोस्त, ये ऐसे प्रश्न आपकी करंट से संबंधित हैं और यहाँ पे याद रखना लद्दाख, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। भैया, अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित आपसे अनुच्छेद पूछा गया है कि कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे। देखो बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और अनुच्छेद से संबंधित आपसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। तो पहले तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका है अनुच्छेद 17 क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। दूसरा याद रखना, जो ये अनुच्छेद 18 दिया गया है इसमें क्या दिया गया है, उपाधि का अंत, है ना, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 जो है इसमें याद रखना, जो पत्रकार लोग होते हैं ना, उन्हें जो बोलने की स्वतंत्रता होती है, जो भीड़ को इकट्ठा होने की, एकत्र होने की जो स्वतंत्रता होती है वो 19 में दी गई है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में बेटा अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से संथाल जनजाति कहाँ निवास करती है। बेटा, संथाल जनजाति आपको बताना है। देखो, जो भी दोस्त ग्रुप डी और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये क्लास तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर आप दिल्ली पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप पूरा क्लास को वॉच करेंगे और यहाँ पे आपसे संथाल जनजाति पूछा गया है तो आप बहुत ही ईजी तरीके से बता सकते हैं भैया कि ये झारखंड में निवास करती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और देखो मिजोरम है ना, मिजोरम से आप याद रखना, एक तो कुकी जनजाति, कौन सी, कुकी जनजाति आप मिजोरम से याद रखेंगे। और दूसरा एक याद रखना पाबो जनजाति, ये भी देखो पूछ लिया जाता है, पाबो जनजाति, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपकी मिजोरम से संबंधित है। और यहाँ पे केरल से भी एक जनजाति जो है वो भी आप याद नोट करते हुए चलना है। तो याद रखना मोपला, कौन सी, मोपला जनजाति। तो मोपला कहाँ से भैया बिलोंग करती है, केरल से। संथाल आपकी झारखंड राइट आंसर, मिजोरम, कुकी और पाबो। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना बेटा, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पे कर्नाटक भी दिया है, कर्नाटक से भी एक याद रखना बेटा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आप कहाँ से याद रखेंगे, कर्नाटक से। हिमाचल प्रदेश से भी याद रखना, अगर पूछ लिया जाए बाई चांस, तो वहाँ पे एक वो है राष्ट्रीय उद्यान रोहिला, कौन सा है बेटा, रोहिला। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं यहाँ पे देखो हैशटैग बना रहा हूँ और काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे आपका सोवियत संघ, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोवियत संघ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना बेटा, ये हमारे संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं। तो भाग भी याद रखना बेटा, 4 का हो जाएगा। भाग कौन सा हो जाएगा,
4 का हो जाएगा, तो ये भी याद रखना। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में है, तो वो भी आप यहाँ पे याद रखना 51 का में। किसमें बेटा? 51 का में। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे जो भी बताया मैंने आपने ध्यान रखा होगा। और इन्हें एक चीज़ और याद रखना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें सम्मिलित किया गया था। वो सरदार सरोवर सिंह समिति बनी थी, है ना। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इन्हें सम्मिलित किया गया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिस्प्ले पे मैं लिख सही रहा हूँ, है ना। तो उसका रीज़न बस यही है कि जो मेरा फ़ोन है ना, जो मेरा फ़ोन है वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो इस वजह से वहाँ पे नहीं लिख पाते थे, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन इस फ़ोन से लाइव नहीं आ सकता है ना। इसका जो रैम वगैरह है, कैपेसिटी है, बहुत कम है, तो इसलिए लाइव नहीं आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको जितना हो सकेगा उतना बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ दिया है कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना बेटा, यहाँ पे एक तो आपका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा, है ना। गोवा हो जाएगा। लेकिन अब जो है 2024 में ये जनवरी 2025 में, है ना, देखो माफ़ी चाहते हैं, जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भी घोषणा की थी, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? ए और बी आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखो आप लोग कहते थे भैया थोड़े हार्ड क्वेश्चन, है ना। आप लोग अगर मेरा जिस तरीके से सपोर्ट करो ना, थोड़ा सा और सपोर्ट करते रहोगे तो दोस्त बहुत जल्दी मैं आपको लाइव क्लास भी कराऊंगा और हार्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। देखो यहाँ पे समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे बेटा जो आपका राइट आंसर है ना वो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। बहुत से दोस्तों ने यहाँ पे 32 को भी करा होगा, जो कि आप सभी को पता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। 25 जो है ये आपका धर्म का स्वतंत्रता, धर्म से संबंधित है। और 24 जो है वो आपका शोषण से संबंधित है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल, अब यहाँ पे प्रश्न का जवाब अगर करेंगे तो याद रखना कौन से अनुच्छेद में? 39 ए में, है ना। किस में दिया गया है? 39 का या 39 ए में दिया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। नोट कर लिया? चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल दोस्त, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये भैया मई 2024 में किए गए थे। कब? मई 2024 में इन्हें नियुक्त किया गया था। और इनका नाम है जेरेमिया मनाले, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? जेरेमिया मनाले, है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे दिया है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? ये प्रश्न हम लोग बहुत बार करे हैं और मैं आपको बता दूं कि हर बार मैं आपको यही बताता हूं कि दोस्त ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। याद रखना 2 बार। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, याद रहेगा। नोट कर लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, संसद या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि संसद के दोनों सदन होते हैं और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो संसद हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना। संसद यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लिया और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे बताइए राष्ट्रपति जी को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति जी को किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? ना उपस्थिति के कारण, या महाभियोग की कार्रवाई द्वारा, या रिपोर्ट द्वारा? तो याद रखना भैया इन पे महाभियोग की कार्रवाई, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के तहत की जाती है भैया? किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आप क्या बताएंगे? चलिए तो मैं देखता हूँ एक बार आपका राइट आंसर क्या कमेंट बॉक्स में आएगा। और मैं यहाँ पे आपको 61 बता रहा हूँ, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो महाभियोग की कार्रवाई द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत। तो उम्मीद करते हैं, चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? श्रीदेवी, आशा भोसले या नरगिस दत्त?
तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। और इन्हें कब चुना गया था तो ये भी आप बताना। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम जो फिल्म अभिनेत्री थी, इन्हें कब चुना गया था तो ये भी बताना है। तो पहले तो प्रश्न का जवाब करेंगे भैया कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, नरगिस दत्त, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे नरगिस दत्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें कब चुना गया था तो वो भी याद रखना भैया, 1980 में। कब, 1980 में। तो ऐसे आप याद रखेंगे और नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है। मैं मेंटल पढ़ रहा हूँ, है ना, यहाँ पे अंक की बिंदी भी रखी है। तो बताओ भैया, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल पाया जाता है। 30%, 45%, 68% या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसे नोट कर लो, है ना। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी 68% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 68% यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चले बेटा अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से घना है, बना है, माफ़ी चाहते हैं। बताइए कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो याद रखना बेटा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन, है ना। क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो आप किसे बताएंगे, तो याद रखना शुक्र ग्रह ऑप्शन बी, है ना, शुक्र ग्रह ऑप्शन बी। और याद रखना भैया, ये जो शुक्र ग्रह है ये सबसे गर्म ग्रह भी होता है, ये आपको याद रहेगा। और याद रखना कि इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब कहते हैं। लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो बुध ग्रह है। ये भैया सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, ये भी आप याद रखेंगे। और शनि ग्रह को भी याद रखना, इसका जो रंग होता है वो काला होता है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी देखो मैंने आपको बताया था कि दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रह है वो भी आपका शनि है। आप बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 के विजेता कौन सा राज्य रहा था। देखो आपके आरपीएफ के पेपर में 2023 से भी प्रश्न पूछे गए और 2024 से भी खूब पूछे गए, है ना। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। इसे कितने टोटल पदक मिले थे तो वो भी याद रखना भैया, 57 पदक मिले थे। कितने, 57 पदक मिले थे। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसमें उप विजेता कौन रहा था तो भैया लद्दाख जो था वो उप विजेता रहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, उप विजेता। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कितना ज़्यादा डिस्प्ले पे लिख लूँ, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है लिखते हुए। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पे दिया है पोटबार पठार किस देश में स्थित है। कौन सा भैया, पोटबार पठार जो है वो लोकेटेड बताना है कि कहाँ है ना। तो भैया किस देश में है तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब ऑप्शन डी दिया है ना, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने उम्मीद पे खरे उतरे और आपने बिल्कुल राइट आंसर करा है। और देखो आप लोग ना थोड़ा सा यार कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है वो करते रहना है ना। और यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और कौन कौन से हैं, अगर पता है तो आप मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता है तो आप नोट करें। बताओ विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7। कितनी है, 7 है ना। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे सुनो भैया, एक तो आपको ऐसे देखो याद होगा ट्रिक से कि एक तो आपका एशिया हो गया, है ना, एक तो आपका एशिया हो गया, ये आपको याद रहेगा। दूसरा आपका जो है वो अफ्रीका हो जाएगा, है ना, दूसरा जो आपका है वो अफ्रीका हो जाएगा। देखो मेरे साथ में चलोगे, बिल्कुल पढ़ते हुए चल रहा है ना। तीसरा याद रखना भैया उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, है ना, अमेरिका हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे चौथा जो है वो आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना, दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। पांचवा जो आपका है वो अंटार्कटिका हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और छठा जो आपका है वो यूरोप हो जाएगा, ठीक है ना, यूरोप हो जाएगा। और सातवां जो आपका है वो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, है ना। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे,
नोट कर लो। और देखो क्रम वाइज भी ऐसा ही है, ठीक है ना, छोटा बड़ा ये क्रम वाइज भी वैसे ही है, और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे। और देखो 70वां क्वेश्चन गुजर चुका है, और मैं हमेशा आपसे कहता था कि बेटा मेरी आवाज़ अगर आपके कानों में जा रही तो हो सकता है मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और आपको इस बार बेटा 100% सफलता मिलेगी। 100% आपका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। और कहते हैं कि विरासत में मिली हो जिनको पुरखों की दौलत, विरासत में मिली हो जिनको पुरखों की दौलत, उन्हें मेहनत के तजुर्बे जो हैं वो नहीं आते हैं, है ना। तो मुझे पता है कि आप लोग ना बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेटा, और आप सभी को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्न पे। और यहाँ दिया है कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। मलेरिया की जो दवा है ना कुनैन, वो किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो याद रखना सिनकोना की छाल से, है ना, सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे सिनकोना जो है वो आपका राइट आंसर हो गया है। अर्जुन का भी पेड़ होता है, पता है, अर्जुन का भी पेड़ होता है, देवदार का भी पेड़ होता है, चीड़ का भी पेड़ होता है, सिनकोना का भी होता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गुप्त काल में सर्वाधिक उत्थान किस धर्म का हुआ था। कब? गुप्त काल में। भैया गुप्त काल का संस्थापक कौन था, आपको कई बार बताया है, श्री गुप्त, है ना, कई बार बताया श्री गुप्त, याद रहेगा। अब बताओ किस धर्म का सर्वाधिक उत्थान हुआ था गुप्त काल में। याद रखना बेटा, यहाँ पे हिंदू धर्म, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना हिंदू धर्म, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मेहर उन निशा किसका असली नाम था। मेहर उन निशा, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, जिसे बोलते हो क्या कहते हो, मेहरू निशा, है ना, मेहरू निशा। तो इसे वैसे लिखा है ना, तो मेहरू निशा किसका असली नाम था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो नूर जहाँ थी ना, ऑप्शन ए नूर जहाँ का नाम था। और ये किसकी पत्नी थी। अब कुछ दोस्त कहेंगे जहांगीर की, कुछ कहेंगे शाहजहां की, है ना। तो मैं आपको बताऊं जहांगीर की पत्नी थी। किसकी? जहांगीर की पत्नी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। मुमताज़ जो थी ये शाहजहां की पत्नी थी, है ना, शाहजहां की पत्नी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गुलबदन बेगम, इन्होंने वो लिखा था क्या, हुमायूं नामा, है ना, हुमायूं नामा लिखा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलें फिर अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल बेटा, और देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ चुका है कि निम्नलिखित में से गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे। ये तो भैया बहुत इजी प्रश्न है। हाँ भैया लंदन में हुए थे ना। हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी आपका लंदन क्या हो जाएगा, सही जवाब। गांधी जी ने दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, है ना। तो ऐसे इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन किया गया था। किस राज्य में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन किया गया था। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा गुवाहाटी असम, है ना। ऑप्शन ए गुवाहाटी असम आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो गुवाहाटी है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आप क्या बताएंगे भैया, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो नोट कर लो। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। मैं आपको बताऊं सबसे ऊंचा सबसे बड़ा दरवाज़ा पूछा जाता है ना, कहाँ है, कौन सा है। तो याद रखना भैया फतेहपुर सीकरी में है और उसका नाम है बुलंद दरवाज़ा। जिसका निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं बताऊं मैंने यूपीपी का पेपर देखा था, है ना, और उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। कुल्लू घाटी बताओ किसके बीच स्थित है। मैं आपको बताऊं कुल्लू मनाली, है ना, मैं जा चुका हूँ। ये कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है ना। कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे याद रखना कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धौलाधर और ये क्या पीर पंजाल पर्वत, है ना। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे लद्दाख को लेके कन्फ्यूजन में था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है कि सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। सबसे पास में तो भैया आपका बुध है ही, है ना।
सबसे पास में तो आपका बुध है ही, लेकिन सबसे दूर पूछा है तो सबसे दूर जो है वो आपका बरुड़ हो जाएगा। ये यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका रंग कैसा है वो भी याद रखना दोस्त, हरा है। और सबसे ठंडा जो ग्रह है वो कौन सा है, तो वो भी यही है, बरुड़ ग्रह, है ना। इसके बाद आता है अरुण, सबसे बाद में ये, उससे पहले अरुण, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और सबसे गर्म जो यहाँ पे है वो आपका शुक्र हो जाएगा, ये तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रहेगा, भूलोगे तो नहीं, नोट कर लिया। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से फ्रांस देश की राजधानी क्या है। फ्रांस देश की जो राजधानी है वो क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका जो राइट आंसर पेरिस है ना। देखो ये पूछा जा सकता है कि भैया जो ओलंपिक वगैरह हैं वो अभी हुए थे 2024 वाले, है ना। 2024 वाले कहाँ हुए थे, वो आपके पेरिस में, है ना। तो फ्रांस की राजधानी जो है वो पेरिस है, याद रहेगा। अब यहाँ पे बताओ भैया जो बार्लिन है ना, ये बार्लिन, ये किसकी राजधानी है। बार्लिन किसकी है, तो याद रखना बेटा जर्मनी की राजधानी है। किसकी, जर्मनी की राजधानी है, याद रहेगा। रोम जो है, रोम किसकी राजधानी है, तो याद रखना बेटा इटली की राजधानी है। किसकी, इटली की राजधानी है भैया। और ओस्लो जो है ये किसकी राजधानी है, ओस्लो जो है ये किसकी है, तो मध्य रात्रि का सूर भैया कैसे कहते हैं, नॉर्वे को, है ना। तो यहाँ पे आप नॉर्वे को भी ध्यान रखेंगे। तो नोट कर लिया। चलें, और देखो विश्व की राजधानियाँ आपसे पूछी जा सकती हैं, है ना। तो आप सभी को एक बार देख लो। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि सूरत शहर किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत शहर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ताप्ती नदी, ऑप्शन सी, है ना। ताप्ती नदी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा याद रखना बेटा जो महानदी है इसके किनारे, ये उड़ीसा में पड़ती है ना, इसके किनारे संबलपुर है। कौन, संबलपुर। तो संबलपुर को भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। संबलपुर कहाँ है, महानदी के किनारे। ब्रह्मपुत्र के किनारे तो अभी मैंने आपको बताया ही था भैया गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी। तो गुवाहाटी को भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। कौन सा, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। भैया ये तो हमें पता था लेकिन अभी अचानक हमें याद नहीं आ रहा है। तो कोई बात नहीं है छोटू, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ना वो याद रखना ऑप्शन ए केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, कार्बेट। तो कार्बेट आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, है ना। देखो मुझे कार्बेट याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, ठीक ना। तो कार्बेट आपका जो है वो कहाँ है, वो आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कर्नाटक से भी आपसे याद रखना है शरावती वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा, शरावती वन्यजीव अभयारण्य आप कर्नाटक से भी याद रखेंगे। नोट कर लिया। देखो मैं इतना आज थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आज जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि आज मैं लिख भी पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, है ना। तो इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और आप लोगों का देखो मैंने कल की क्लास में बिल्कुल नहीं कहा, थोड़ा सा यार सपोर्ट की कमी है ना। एक बार जितने भी मेरे दोस्त मेरे साथ में जुड़ते हो, एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबाया करो। और चैनल को ना थोड़ा सा सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबा दिया करो, है ना। जैसे मैं बहुत मोटिवेट हो जाता हूँ। और बेल आइकन ऑन कर लोगे तो ये क्लास आपको शाम को 8:30 बजे मिलने लग जाएगी, ठीक है ना। 8:30 बजे आपको ये क्लास मिलने लग जाएगी, इसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और मेरा सपोर्ट ऐसा करो यार, थोड़ा सा ना अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, है ना। थोड़ा सा शेयर कर दो क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, महानदी, ऑप्शन बी। क्या बताएंगे, महानदी, ऑप्शन बी। और ये कहाँ पड़ती है, मैंने अभी आपको बताया था भैया उड़ीसा में, है ना। महानदी कहाँ है, उड़ीसा में। चिल्का नदी ये खारे पानी की झील है और ये भी कहाँ है, ये भी आपकी उड़ीसा में, है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो हीराकुंड जल विद्युत है, याद रखना ये सबसे लंबा बांध भी है ना। ये भी देखो याद रखना ये सबसे लंबा बांध है। तो ये भी देखो आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है। और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से बॉम्बी बकेट क्या है। बॉम्बी बकेट क्या है। मैंने जब नाम सुना ना ये बॉम्बी बकेट तो मैं भी 1 मिनट के लिए रुक गया था कि ये क्या है। जब मैंने इसे गूगल पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि भैया ये जो जंगल वगैरह में आग लग जाती है ना, जंगल वगैरह में जो आग लग जाती है तो जो हेलीकॉप्टर से पानी भर के ले जाते हैं ना, वो याद रखना। तो यहाँ पे प्रश्न तो अरे आंसर तो दिए ही नहीं है ना, तो माफ़ी चाहते हैं। याद रखना इसे, ये हवाई जहाज में अग्निशामक यंत्र है ना, अग्निशामक
यंत्र है हवाई जहाज में, ये आप याद रखोगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नहीं लग पाया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडीला दर्रा है ना बेटा, वो यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। आपने बिल्कुल राइट आंसर करा होगा। बोमडीला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में भैया आपका जो उसे क्या कहते हैं, काराकोरम है ना, काराकोरम जो है वो आपका कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग दर्रा है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना, नोट कर लो। देखो इंपॉर्टेंट है, दर्रे वगैरह पूछे जा सकते हैं। ग्रुप डी में तो आपसे पूछे जाएंगे, है ना। एनटीपीसी में हो सकता है कि ना भी पूछे, लेकिन थोड़ा डीप में पूछता है। देखो यहाँ दिया है, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना दोस्त, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वेज नहर, ऑप्शन बी, है ना। क्या हो जाएगा? स्वेज नहर, ऑप्शन बी। इसका जो निर्माण है, देखो स्वेज नहर का जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? चलिए आंसर करिए सभी लोग। तो बिल्कुल नोट कर लो, अगर आपने कर दिया तो ठीक है। 1869 आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कि निर्माण कब हुआ था? 1869 में। इसकी जो लंबाई है, देखो मैंने इसकी लंबाई शायद कल भी आपको बताई थी, है ना। इसकी जो लंबाई है वो भी ध्यान रखना दोस्त, 193.3 किलोमीटर, है ना, ऐसे ही था ना। ये अभी देखो लेटेस्ट वाली, वैसे जो स्टार्टिंग में जो निर्माण हुआ था तब तो 168 किलोमीटर थी। कितनी? 168 किलोमीटर थी। अब जो है इसकी 193.3 किलोमीटर आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्वेज नहर यहाँ पे क्या हो गया? राइट आंसर। चलते हैं इसके साथ में फिर अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? भैया ये लाल रंग का होता है। कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अब सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो वो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना बेटा, 687 दिन, पृथ्वी के 687 दिन, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे एनटीपीसी में पूछेगा तो कैसे पूछेगा कि भैया जो मंगल ग्रह है उसका रंग लाल किसके कारण है ना। क्वेश्चन हार्ड हो गया। तो याद रखना, आयरन ऑक्साइड के कारण, है ना, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका जो रंग है वो लाल है। याद रहेगा। चलें अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से एशिया का मरीज किसे कहते हैं? एशिया का मरीज, यूरोप का मरीज, है ना, ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, ये तो बेसिक क्वेश्चन है कि भैया एशिया का मरीज चीन को कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर यहीं पे बेटा हमसे यूरोप का मरीज पूछा जाता, अगर यूरोप का मरीज पूछा जाता तो आप बता देते भैया तुर्की है ना, तुर्की या इसका नाम नया तुर्की हो गया है ना, या जुड़ गया बाद में। तो याद रखना यूरोप का मरीज तुर्की है और प्रश्न का जवाब चीन। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए 36 प्रश्न हो गए। एक बार मैं फिर से वही कहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखाओ, जो भी आपके ग्रुप हो वहाँ पे क्लास को यार शेयर कर दिया करो और लाइक वाला यार बटन जरूर दबा दिया करो। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट था अभी तक, लेकिन पता नहीं अचानक मुझसे क्या गलती हुई, शायद मैं जो लाइव क्लास करा रहा था वो बंद हो गई, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन दोस्त कहते हैं ना कि मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे, और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। लक्ष्य से पहले तो रुकने वाले नहीं हैं, है ना। तो दोस्त एक दिन लक्ष्य को जरूर अचीव करेंगे, लेकिन यार थोड़ा सा अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सा यार सब्सक्राइब वाला बटन और शेयर वाला बटन विशेष रूप से यार दबा दिया करो। देखो यहाँ देश रत्न की उपाधि पूछा है, किससे संबंधित है? निम्नलिखित में से देश रत्न की जो उपाधि है वो किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बहुत ही यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ऑप्शन बी, है ना, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये भी आप को पता ही होगा, है ना, आपको पता ही होगा कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय जी से याद रखना, इन्हें एक उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि। कौन सी? राजा की उपाधि। तो ये भी ध्यान रखोगे। महात्मा गांधी जी को याद रखना भैया, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें राष्ट्रपिता कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल नोट कर लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक,
अब यहाँ पे दो ऑप्शन भैया, ये जो बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी मिल गए ना, यहीं पे कन्फ्यूजन हो गया। एक मिलता ना कोई तो हम तुरंत बता देते हैं। तो बिल्कुल याद रखना बेटा, ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोदी वंश का संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसने लोदी वंश की स्थापना कब करी थी, तो वो भी याद रखना बेटा, 1451 में। कब करी थी? 1451 में, याद रहेगा। तो बिल्कुल, और इब्राहिम लोदी को भैया उससे युद्ध हुआ था, किससे? बाबर से हुआ था, है ना। कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, है ना। तो इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था। फिर मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, है ना, बाबर द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आएगा बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी, 26 जून 1539। 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो याद रखना बेटा, एक तरफ था शेर शाह, और दूसरी तरफ था कौन? हुमायूं, है ना। कौन था? हुमायूं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो बिल्कुल 26 जून 1539 आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और एक प्रश्न अगर मैं पूछ दूं कि 1540 में कौन सा युद्ध हुआ था, क्या बताएंगे आप? आज आपके लिए ये प्रश्न SW रहेगा। जो भी 38 नंबर तक क्लास को देखा होगा वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, जब मैं कुछ लिख रहा हूँ ना तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है ना। देखो यहाँ पे दिया है, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला भैया कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो देखो, पहला आपका कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में। कब हुआ था और कब हुआ था? 1885 में। दूसरा आपका कोलकाता में हुआ था भैया 1886 में, है ना। पहले के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष थे, वो कौन थे? तो वो सभी को पता है भैया, व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। तो ये भी आप देखो ध्यान रखेंगे। और दूसरे के कौन थे? तो वो याद रखना भैया, हमारे दादा भाई नरोजी जी, है ना। दादा भाई नरोजी जी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त नोट कर लो। और यहाँ पे प्रश्न का जवाब ऑप्शन बी आपका कोलकाता हो जाएगा सही जवाब। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य। आज आप देख रहे होंगे भैया ने 30 नहीं, यहाँ पे 50 क्वेश्चन करवा दिए। जब मैंने ये फ़ोन लिया ना दोस्त का, मैंने देखा इस पे यार कि अगर मैं अपनी उंगली से भी लिख रहा हूँ ना तो बिल्कुल बढ़िया लिख रहा है ना। पेन नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है ना, इससे आज क्लास 1 करते हैं और फिर दोस्तों का रिजल्ट देखते हैं कि क्या वो मुझे कितना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैं आपको हो सकेगा तो फ़ोन चेंज कर लेंगे। दोस्त तो तुम्हें पता ही होता है ना। कहते हैं ना कि वो क्या कहते हैं कि झूठ की डाल पर नहीं बैठता, मैं सच का परिंदा हूँ। झूठ की डाल पर नहीं बैठता, मैं सच का परिंदा हूँ। जिन हालातों में लोग मर गए, मैं उन्हीं हालातों में आज भी जिंदा हूँ, है ना। और दोस्त जो होते हैं वो तो भाई रॉयल होते ही हैं, सभी के दोस्त होंगे। और देखो अपने दोस्तों का ना थोड़ा ध्यान रखा करो, है ना। छोटी मोटी बातों पे दोस्ती नहीं बिगड़नी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक ऐसा व्यक्ति होता है, ऐसा इंसान होता है आपकी ज़िंदगी में जो कभी भी आपका साथ किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे बताओ, गीता रहस्य नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे? तो याद रखना दोस्त, हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे? आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त जी से भी एक पुस्तक याद रखना आपकी, भारत भारती। बेटा कौन सी? भारत भारती, है ना, भारती। तो ये पुस्तक आप भारत भारती जो है वो आप किससे याद रखेंगे? मैथिली शरण गुप्त जी से। और गीता रहस्य आपके बाल गंगाधर तिलक जी। तो चलें अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि मिशन अंत्योदय ने किस वर्ष तक 50,000 ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था? मिशन अंत्योदय, है ना। तो बताओ मिशन अंत्योदय ने किस वर्ष तक 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा था? भैया एनटीपीसी वाले जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे मेरे साथ में जुड़े हैं इसका जवाब करेंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे आपका राइट आंसर आ चुका होगा, 2019। ऑप्शन सी क्या होगा? 2019 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल लिखित में से किस भगवान को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है? तो आपको यहाँ पे पुरंदर बताना है भैया, किसे कहा गया है। तो यहाँ पे आपके जो राइट आंसर है वो हो जाएंगे भगवान इंद्रदेव, ऑप्शन ए। भगवान इंद्रदेव ऑप्शन ए यहाँ पे आपके सही जवाब हो जाएंगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं?
भैया ऋग्वेद में कितने मंडल हैं ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तुरंत बताना है भैया 10 मंडल है ना। कितने सूक्त हैं ये भी देखो पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है, सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है ना। इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है तो वो भी याद रखना बेटा, 1028 सूक्त हैं। कितने, 1028 सूक्त हैं। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, नोट कर लिया। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखो यहाँ पे दिया है, खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है। इस प्रश्न को पढ़ा मैं एक बार, पढ़ने के बाद नहीं समझा, फिर मैंने दोबारा पढ़ा कि खपत व्यय पर आय की अधिकता क्या कहलाती है। फिर मैंने इसे गूगल सर्च करा, मुझे पता लगा कि भैया जो हमारा खर्चा है, खपत है, व्यय है ना, व्यय जो खर्चा है हमारा, उस पर आय की अधिकता क्या कहलाती है। अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, आय जो है वो अधिकता बोल रहा है ना, ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पे खपत और व्यय जो है उस पर आय जब ज़्यादा आएगी तो उसको क्या कहेंगे, तो भैया उसको बचत कहेंगे, है ना। हमारे पास अगर मान लो 100 रुपये आ रहे हैं, अब यहाँ पे हमारे जो पैसे की खपत है वो हमारे पास 40 ही रुपये की है, हमारे खर्चा भी और 10 रुपये और खर्चे हैं, टोटल 50 रुपये हो गए, हिंदी भाषा में समझो, है ना। और कमाई हो रही 100 रुपये की, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 50 रुपये की बचत हो रही है। ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो गया। देखो इस तरीके से आपको मेरे साथ में पढ़ते हुए चलना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है। देखो यहाँ दिया है कि निम्नलिखित में से डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। कौन सी, डांडिया। डांडिया एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो किस राज्य से संबंधित है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर आएगा डांडिया, आपका गुजरात सही जवाब हो जाएगा। डांडिया आपका गुजरात यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल नोट कर लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय फुटबॉल संघ की जो स्थापना है किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, याद रखना बेटा, ये 1893 में की गई थी। 1893, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ की गई थी तो वो भी याद रखना बेटा, कोलकाता, है ना, कोलकाता में की गई थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नोट कर लो। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखो एक चीज़ और, ये जो 1901 है ना, इसमें नोबेल पुरस्कार भी स्टार्ट हुआ था, है ना, नोबेल पुरस्कार का शुभारंभ हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सॉरी, देखो यहाँ पे दिया है, कौन सा देश अपनी मार्शल आर्ट की थांग टा शैली के लिए प्रसिद्ध है। भैया थांग टा शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बिल्कुल बहुत अच्छे, यहाँ पे मणिपुर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो थांग होता है ना, ये थांग का मतलब क्या होता है पता है, नहीं पता है तो नोट करो बेटा, तलवार। क्या होता है, तलवार। और टा का मतलब क्या होता है, टाका, याद रखना, भाला। क्या होता है, भाला, है ना। तो आपको यहाँ पे थांग टाका भी मतलब समझ आ गया होगा। और यहाँ पे किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आपका मणिपुर। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल बेटा देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने त्रिनेत्र 2.0 ऐप लॉन्च किया है, बताइए यहाँ पे। और देखो कहते हैं कि संघर्ष में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, संघर्ष में यदि कटता है तो कट जाए सारा जीवन, ठीक है ना। और कदम कदम पर समझौता मेरे बस की बात नहीं, है ना। तो दोस्त एक बार जब फैसला कर लो, एक बार जब फैसला कर लो, उसके बाद पलट कर अगर आपने देखा, पलट के रुके, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि दोस्त फिर आपको आपकी मंजिल जो है वो बहुत दूर दिखने लगेगी, है ना। फिर उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार जब निर्णय कर लिया तो उसके बाद फिर मुड़ मुड़ के देखने वाले कभी इतिहास नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। अगर सोच लिया ना कि इस बार रेलवे क्लियर, तो फिर क्लियर। अगर आपने सोच लिया कि इस बार एसएससी जीडी क्लियर, तो क्लियर, है ना। सपना अगर देखा है तो उसे फिर पूरा करने पे अपना 100% लगा दो। और यहाँ पे देखो ये त्रिनेत्र 2.0 पूछा है ना, तो ये भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ करा। ऑप्शन ए यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, तो भैया शक्ति। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, है ना। नोट कर लिया, शक्ति। चलें अपने अगले प्रश्न पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल का पालघाट दर्रा पालघाट को किस से जोड़ता है। केरल का पालघाट दर्रा जो है वो पालघाट को किस से जोड़ता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे,
चलिए, तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो जवाब आएगा कोयम्बटूर ऑप्शन सी। कोयम्बटूर ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है। सेंटिनल जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपका अंडमान और निकोबार ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल दोस्त, और फिर मैं लास्ट में वही लाइन एक बोलूँगा कि मित्र वही जो भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य वही जो रात में सोने ना दे। तो इसके साथ में आपके 50 प्रश्न आज के कंप्लीट होते हैं। और जो भी दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए थे, एक बार आप थोड़ा सा लाइक वाला बटन ज़रूर दबाएंगे। और जो भी नए दोस्त जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ में जो है वो शेयर कर देना है, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी ज़रूर मदद करेंगे। और मिलते हैं सभी दोस्तों से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।